सोशल मीडिया जहां लोगों के लिए अपनी बात रखने और रील्स बनाकर हुनर दिखाने का जरिया है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये जानलेवा भी साबित होता है। अब तक ना जाने कितने ही परिवार इंस्टाग्राम और फेसबुक की वजह से उजड़ चुके हैं और इन्हीं में से एक केस है जॉली सिंह का, जिन्होंने अपनी बोरियत को दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू किया था, लेकिन उसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। पर क्यों? अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो देखिए इस केस फाइल को। इस केस फाइल की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से, जिसकी राजधानी रायपुर में स्थित आमा सिवनी पुलिस कॉलोनी में जॉली सिंह नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहा करती थी। जॉली के पति का नाम शिशुपाल सिंह था, जो कि एक पुलिसकर्मी थे, जबकि जॉली एक हाउसवाइफ जो घर के कामकाज करने के बाद सारा दिन फ्री रहती थी। और अपनी बोरियत को दूर करने के लिए जॉली ने बाकी लोग की तरह टिकटॉक पर रील बनाना शुरू कर दिया। टिकटॉक 2020 में काफी ट्रेंड में था और भारत का हर दूसरा इंसान इस पर वीडियो बनाया करता था। इसलिए जॉली भी टिकटॉक की दुनिया में कदम रखती है और हर रोज वीडियोस डालना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते जॉली की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है, जिस वजह से जॉली भी काफी खुश होती है और टाइम निकालकर वीडियोस पर आए कमेंट्स को भी वो पढ़ती है। एक दिन इसी तरह वो घर का काम करने के बाद जब पिछले दिन अपलोड की गई वीडियोस के कमेंट पढ़ रही होती है, तो उसमें एक कमेंट ऐसा होता है जिस पर जॉली की निगाह ठहर जाती है और वो बार बार उस कमेंट को पढ़ती है, क्योंकि उसमें लिखी बात जॉली के दिल को छू गई थी। दरअसल कमेंट में जय सिंह उर्फ राहुल नाम के एक यूजर ने जॉली के बारे में कुछ लिखा था। वो लिखता है कि मैडम, आपने जो वीडियो बनाई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी तरह ही ये वीडियो भी बहुत खूबसूरत है। इसे देखकर मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। जॉली को ये कमेंट पढ़कर इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वो बार बार इसे पढ़ती है और उसे जय सिंह से एक अलग ही जुड़ाव महसूस होने लगता है। इसलिए वो तुरंत ही कमेंट को लाइक कर देती है और जय सिंह को जवाब देते हुए उसके कॉम्प्लीमेंट का शुक्रिया अदा करती है। इस एक मैसेज के बाद जॉली और जय सिंह के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के नाते एक दिन जय सिंह जॉली से कहता है कि मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। इस पर जॉली उसे हाँ में जवाब देती है, क्योंकि वो जय सिंह को अपना वेल विशर समझती थी। तब वो उसे अपने बारे में बताता है कि वो भी सोशल मीडिया पर राहुल के नाम से वीडियो बनाता है और उत्तर प्रदेश के भदोही का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल मुंबई में एज एन इलेक्ट्रीशियन काम करता है। लेकिन वो यहाँ किसी को जानता नहीं है और काफी अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसका परिवार भदोही में मौजूद है। ये सुनकर जॉली शांत रहती है, पर जब जय सिंह झिझकते हुए जॉली से उसका नंबर मांगता है तो वो भी तुरंत अपना नंबर देने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही जॉली जय सिंह को नंबर सेंड करती है, वो थोड़ी ही देर में उसके मोबाइल पर कॉल करता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। जय जॉली की वीडियोस के साथ साथ उसकी खूबसूरती की भी बहुत तारीफ करता है और उससे कहता है कि अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ डुएट वीडियोस बना सकती हो। इससे फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ती है। ये सुनकर जॉली भी उसकी बात मान लेती है और अगले दिन जय सिंह की वीडियो के साथ डुएट वीडियो बनाती है, जिस पर भर भर कर लाइक आते हैं। ये देखकर जॉली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो जय सिंह को थैंक यू बोलने के लिए उसके पास फोन करती है, जिससे दोनों के बीच दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है। जॉली अब ज्यादातर वीडियोस जय सिंह के साथ ही बनाया करती थी। वो टिकटॉक की दुनिया में इतना ज्यादा खो चुकी थी कि उसे अपने पति शिशुपाल का भी ध्यान नहीं रहता था। आपको बता दें, इन दोनों की शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिस वजह से शिशुपाल अक्सर जॉली के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। कभी कभी तो बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि शिशुपाल जॉली को बच्चे ना होने के ताने तक दे देता था, जिसके चलते दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अफेक्टेड हो रही थी। ना तो इनके बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता था और ना ही दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात करते थे। यानी कुल मिलाकर कहें तो सिर्फ नाम के ही एक कपल थे। इसलिए जब जय सिंह जॉली की जिंदगी में आता है तो उसे काफी अच्छा लगता है और वो उसके साथ अपनी बातें शेयर करने लगती है, यहाँ तक कि उसे अपनी जिंदगी के बारे में भी सब कुछ बता देती है। और जब उसे यकीन हो जाता है कि जय सिंह एक भरोसेमंद इंसान है, तो वो एक दिन उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। ये सुनकर जय सिंह भी खुद को रोक नहीं पाता और फौरन ही जॉली के घर आने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जॉली से मिलना चाहता था। हालांकि वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि उसका परिवार अलग रहता था, जबकि राहुल मुंबई में अकेला ही रहता था काम के लिए। उसे ना तो बीवी का डर था और ना ही माता पिता का खौफ, इसलिए वो बेफिक्र होकर अगले ही दिन फ्लाइट का टिकट बुक करता है
और छत्तीसगढ़ में जॉली के घर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे कोई भी अनजान इंसान एंट्री नहीं कर सकता था और ये बात जॉली अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए वो जय सिंह से कहती है कि तुम डिलीवरी बॉय के कपड़े खरीद लेना और उन्हें पहनकर कॉलोनी में आ जाना, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय को कोई नहीं रोक सकता और वो आराम से जॉली के घर आ सकता है। लेकिन तब जब जॉली का पति शिशुपाल घर पर ना हो। जॉली की बात मानकर जय सिंह डिलीवरी बॉय के कपड़े खरीद लेता है और जॉली के फोन करने पर उसके घर पहुंच जाता है, जहां दोनों आराम से बैठकर बातचीत करते हैं और पहली बार आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं। एक तरफ जहां जय सिंह को जॉली की खूबसूरती भा गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ जॉली भी जय सिंह को पसंद करने लगी थी, जिस वजह से अब इनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है और कॉलोनी में किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती, क्योंकि जय सिंह हमेशा डिलीवरी बॉय के कपड़ों में आता था। जिसके बाद दोनों जॉली के कमरे में जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। पर अचानक पूरे देश में कोरोना ने दस्तक दे दी, जिसके चलते लॉकडाउन लगा दिया गया और लोगों का बाहर आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया। यहाँ तक कि फ्लाइट्स को भी उड़ान भरने से मना कर दिया गया था, जिस वजह से जॉली और जय सिंह भी मिल नहीं पाते थे। पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो इनका मिलना जुलना दोबारा से शुरू हो जाता है, जबकि शिशुपाल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके जॉब पर जाने के बाद उसकी पत्नी घर में ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही है और अपने आशिक को उसी कमरे में ले जाती है जो शिशुपाल का बेडरूम है। खैर काफी वक्त तक इसी तरह का सिलसिला चलता रहता है। जय सिंह कभी जॉली से मिलने मुंबई से छत्तीसगढ़ आता तो कभी दोनों फोन पर ही बात करके अपने अरमान ठंडे कर लेते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान के बुरे कर्मों का घड़ा जब भरने लगता है तो वो एक न एक दिन अपने आप ही फूट जाता है और उसके बाद उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है। अब ऐसे ही कुछ जॉली के साथ भी होने वाला था। तारीख थी 5 मार्च साल 2024। शाम के करीब 5 बजे शिशुपाल अपनी पत्नी यानी जॉली को फोन करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। ये देखकर शिशुपाल को लगता है कि शायद जॉली किसी काम में बिजी होगी, इसलिए वो फोन नहीं उठा रही है। ये सोचकर वो दोबारा अपने काम में लग जाता है, लेकिन पूरी रात गुजर जाती है पर जॉली उसे कॉल बैक नहीं करती। ये बात शिशुपाल को काफी अजीब लगती है, क्योंकि दोनों पति पत्नी के बीच कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन जॉली पलटकर फोन जरूर करती थी। लेकिन अब 5 मार्च से 6 मार्च का दिन आ चुका था पर जॉली का कॉल नहीं आया था, इसलिए शिशुपाल अब खुद ही उसे फोन करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। देखते ही देखते 6 मार्च की शाम भी गुजर जाती है पर जॉली का ना तो फोन आता है और ना ही कोई मैसेज, जिस वजह से शिशुपाल को घबराहट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि भले ही जॉली उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन शिशुपाल अब भी उसे अपनी पत्नी ही मानता था और उसकी फिक्र भी करता था। इसलिए वो तुरंत अपने पड़ोसी को कॉल करके उससे कहता है कि वो एक बार जॉली के पास जाकर उसकी बात कराते, क्योंकि वो 5 मार्च से उसका फोन नहीं उठा रही है। शिशुपाल की घबराहट और परेशानी को देखकर पड़ोसी भी उसकी बात मानकर फौरन घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे गेट पर ताला लगा हुआ मिलता है, जिसके बाद वो शिशुपाल को फोन करके उसे भी यही बता देता है। पड़ोसी की बात सुनकर शिशुपाल उससे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था कि कहीं जॉली के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। इसलिए वो पड़ोसी को फोन करके उससे खिड़की के जरिए घर के अंदर झांकने के लिए कहता है। दरअसल शिशुपाल को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर में कुछ न कुछ गलत हुआ है और उसका शक तब यकीन में बदल जाता है जब पड़ोसी घर के अंदर झांक कर देखता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि घर के आंगन में खून की छींटें पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि जरूर अंदर कोई अनहोनी घटी है। यही बात जब पड़ोसी शिशुपाल को बताता है तो वो तुरंत पुलिस को फोन करके उन्हें घटना स्थल पर पहुंचने के लिए कहता है, जिसके बाद पुलिस भी बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंच जाती है और जब घर का ताला तोड़कर अंदर का नजारा देखती है तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कमरे से लेकर बरामदे तक में खून के निशान थे और सामने ही जॉली सिंह की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर कई गहरे घाव थे। ये देखकर पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जबकि खुद मौकाए वारदात पर रोककर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। शुरुआत में पुलिस का सारा शक शिशुपाल की तरफ जाता है। उन्हें लगता है कि उसी ने जॉली के साथ ये सब किया है और फिर वहां से भाग गया है, जिसके बाद उसने पड़ोसी को भी इसलिए फोन किया कि किसी को भी उस पर शक ना हो, बल्कि सभी को लगे कि शिशुपाल को अपनी पत्नी की कितनी फिक्र है। लेकिन क्या सच में इस वारदात के पीछे उसी का हाथ है? ये जानने के लिए पुलिस शिशुपाल की उस टाइम की लाइव लोकेशन चेक करती है, साथ ही उसके कॉल रिकॉर्ड को भी खंगाला जाता है, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि शिशुपाल ही जॉली का खूनी है।
लेकिन अगर उसने ये सब नहीं किया तो फिर जॉली के साथ इतनी हैवानियत बरतने वाला कौन था जिसने उसकी जान ले ली? ये सवाल पुलिस के जहन में घूम रहा था, इसलिए वो अब आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक करना शुरू कर देती है। साथ ही कॉलोनी में लगे कैमरे की फुटेजेस को भी देखा जाता है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। जॉली को मरे हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उसको मारने वाला अब भी पुलिस की पकड़ से दूर था। उन्हें 1 हफ्ते में ना तो कोई सबूत मिला और ना ही कैमरास में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे किसी पर शक किया जा सके, जिस वजह से अब पुलिस भी काफी परेशान हो गई थी। ऐसा करते करते अब बहुत टाइम बीत गया था। 5 मार्च को जॉली की बॉडी मिली थी, पर 15 मार्च तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है और पुलिस को कुछ ऐसा बताया जाता है कि पूरा केस ही सॉल्व हो जाता है। पुलिस बिना वक्त गवाए फौरन ही उत्तर प्रदेश के भदोही में पहुंचती है और जय सिंह को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले आती है, जिसके बाद शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस जय से जॉली को मारने की वजह पूछती है, पर वो तो अब तक इसी सदमे में था कि पुलिस ने उसे पकड़ा कैसे। वो अफसर से कहता है कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन बस इतना बता दो कि आप लोग मुझ तक पहुंचे कैसे। पर पुलिस चाहती थी कि पहले जय उन्हें शुरू से लेकर एंड तक की कहानी सुनाए, तब वो भी उसे बता देंगे कि उस तक पहुंचने का रास्ता कैसे मिला। ये सुनकर जय सिंह अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस से कहता है कि हाँ, उसी ने जॉली को मारा है, लेकिन क्यों? जब यही सवाल पुलिस जय से करती है तो वो एक खौफनाक कहानी का खुलासा करता है। जय पुलिस को बताता है कि जॉली से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जिसके बाद इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। जय अक्सर मुंबई से छत्तीसगढ़ सिर्फ जॉली से मिलने के लिए ही आया करता था और दोनों साथ में अच्छा टाइम बिताते थे। इस तरह इनके रिश्ते को करीब 4 साल गुजर गए थे, पर शिशुपाल को कभी भनक तक नहीं लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जॉली ने धीरे धीरे जय सिंह पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो शिशुपाल को डिवोर्स देकर उससे शादी करना चाहती थी, पर जब एक दिन उसने जय सिंह को अपने दिल की बात बताई तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी भी जॉली के साथ घर बसाने की नहीं सोची थी। इसलिए वो जॉली की बात को इग्नोर कर देता था और उसे इसी तरह रिलेशनशिप चलाने के लिए कहता है, पर वो अब अपने रिश्ते को नया नाम देना चाहती थी। इसलिए वो जय सिंह से शादी करने की जिद पर अड़ जाती है, जबकि वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से उसके दोनों बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती थी। यानी कि कह सकते हैं कि जय सिंह बस मजे के लिए जॉली के संग रिश्ता बनाए हुए था। जब जय सिंह जॉली को समझाने की कोशिश करता है कि वो शादी नहीं कर सकता, तो वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है, बल्कि उसे धमकाने लगती है कि अगर उसने शादी नहीं की तो जॉली जय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा देगी। ये सुनकर जय सिंह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो रोज रोज के कलेश से भी थक चुका था। इसलिए वो अब जॉली को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है और कैसे किसी इंसान की जान ली जा सकती है, इससे रिलेटेड वेब सीरीज देखने लगता है कि किस तरह से वारदात को अंजाम देना है और पुलिस से कैसे बचना है। इन सभी सवालों का जवाब उसे वेब सीरीज के जरिए मिल जाता है। साथ ही ये भी पता चल जाता है कि सामने वाले को मारने के बाद फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, जिस वजह से पुलिस को उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता। पूरी प्लानिंग करने के बाद वो 5 मार्च को मुंबई से आने से पहले ही अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। वो ना तो जॉली को कॉल करता है और ना ही कोई मैसेज, ताकि पुलिस अगर इनके फोन चेक करे तो उन्हें कुछ भी पता ना चल सके। इसके बाद वो मुंबई से फ्लाइट लेकर रायपुर पहुंच जाता है और किसी को भी उसकी पहचान ना हो, इसके लिए जय सर पर टोपी, चेहरे पर स्कार्फ और मास्क लगाकर जॉली के घर पहुंच जाता है। सबसे पहले वो कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और फिर घर में घुसकर अंदर आते ही जॉली और जय के बीच अनबन होने लगती है और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जय गुस्से में जॉली पर कैंची से कई बार हमला करके उसे मार देता है और फिर घबराते हुए जॉली का फोन उठाता है और गेट के बाहर से ताला लगाकर फरार हो जाता है। इसके बाद वो मुंबई लौटने के बजाय सीधा भदोही अपनी पत्नी से मिलने उसके पास जाता है और ऐसा रिएक्ट करता है जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब पुलिस को बताने के बाद अब जय सिंह उनसे पूछता है कि वो उस तक कैसे पहुंची। तब पुलिस उसे बताती है कि उसने हड़बड़ी में जॉली का फोन रास्ते में ही गिरा दिया था, जो बाद में एक राहगीर को मिला और उसने फोन करके पुलिस को वो फोन थमा दिया। जिसके बाद पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स चेक की तो उनमें जय सिंह का नंबर मिला और ये भी पता चला कि जॉली की इस नंबर पर हर रोज बात होती थी। इतना ही नहीं, जब उन्होंने जॉली के घर की तलाशी ली थी तब उन्हें फ्लाइट का एक टिकट भी मिला था, जिसे लेकर वो रायपुर एयरपोर्ट पर जाते हैं और जब छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये
जय सिंह ने 5 मार्च को लिया था। इस तरह पुलिस उस तक पहुंच गई। फिलहाल जय सिंह पुलिस के कब्जे में है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना है उसको क्या सजा मिलेगी। वेल, आपको क्या लगता है जय सिंह को क्या सजा दी जानी चाहिए? और शादीशुदा होते हुए जॉली ने अपने पति को धोखा दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।